हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है प्रॉमिस ऑफ चिप्स ऑन द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज सेकेंड। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस आउटले मतलब बजट फार आउटपेसेस द फर्स्ट। कह रहा है कि जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन का सेकेंड फेज है उसने पिछली बार का जो पहला फर्स्ट फेज था उसके बजट को भी पीछे छोड़ दिया है। with a 1.27 lakh crore corpus directing the government's purse on a wide range of the electronics manufacturing ecosystem। क्या कह रहा है कि इस बार का बजट कितना है? 1.27 लाख करोड़। कॉर्पस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा फंड, बहुत ज़्यादा पैसा। तो कह रहा है कि ये जो 1.27 लाख करोड़ का कॉर्पस है जो कि गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल एक तरीके से कैपेसिटी है उसके द्वारा दिया जा रहा है, जो जो गवर्नमेंट का पैसा है उसके द्वारा दिया जा रहा है। और किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? वाइड रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पूरा सिस्टम है उसकी जो बहुत बड़ी रेंज है, अलग अलग रेंज है, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है। कहने वाली बात यह है कि भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसका सेकेंड फेज का पैसा है वो पहले से बहुत ज़्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सिस्टम के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो सके और मैन्युफैक्चरिंग हो सके। एज विद द फर्स्ट फेज, कह रहा है कि जैसा फर्स्ट फेज में था, द आउटले इज लाइकली टू बी स्पेंड लेविशली ऑन सेलेक्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। कि ये जो पैसा आउटले है, मतलब जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है वो कुछ सेलेक्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में, मतलब जो कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनके ही ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब खुलकर पैसा खर्च किया जाएगा। लेविशली मतलब खुलकर पैसा खर्च करना, बिल्कुल भी बिना चिंता किए हुए। इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिटल सब्सिडी। मगर ये पैसा मिलेगा कैसे? एक सब्सिडी के रूप में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार जाएगी और तुरंत पूरा पैसा हाथ में कर देगी, नहीं, एक सब्सिडी, एक एड की तरीके, सहायता की तरीके दिया जाएगा। with the government shelling out a smaller share than last time 50%। कह रहा है कि पिछली बार सरकार ने 50% सब्सिडी दी थी। मतलब अगर आप 100 रुपए का प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो 50 रुपए सरकार दे देगी। पिछली बार ऐसा था, मगर इस बार ऐसा नहीं है। सरकार ने बोला है भाई इस बार उतनी हम सब्सिडी नहीं देंगे, हो सकता है 40 रुपए दें या 35 रुपए दें 100 में। तो कह रहा है कि पिछली बार 50% थी तो इस बार उससे कम होगी। शेलिंग आउट का मतलब होता है जेब से पैसे देना। एंड मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड इंसेंटिव डिस्पर्स्ड एट अ पर यूनिट लेवल वन सेल्स आर डन। और कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड इंसेंटिव है, इंसेंटिव मतलब जो बोनस है, कि जब आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर लोगे, बना लोगे, तो पर यूनिट लेवल के हिसाब से पैसा दिया जाएगा जब वो प्रोडक्ट बिक जाएगा उसके बाद। सरकार का ऐसा कहना है। इंक्रीमेंटल इंसेंटिव मतलब इंसेंटिव बूस्टर, मतलब जो धीरे धीरे दिए जाएंगे, एक साथ पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा। हैव बीन प्रोमिस्ड फॉर प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट मतलब सरकार ने कहा है, एक तरीके से प्रॉमिस किया है प्रोडक्ट्स के लिए कि वो धीरे धीरे सपोर्ट देते रहेंगे। दैट लेवरेज डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज एंड कंपोनेंट। और उन प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉमिस किया है कि जो फ़ायदा उठाएगा जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं उसका, और कंपोनेंट्स का। मान लो कि तुम एक मोबाइल बनाने जा रहे हो, सरकार ने बोला ठीक है हम इसमें सब्सिडी देंगे तुमको, ठीक है, धीरे धीरे सब्सिडी देते रहेंगे, मगर करना ये होगा तुम्हें कि तुम्हें चिप जो है वो भारत की मार्केट से उठानी होगी, कैप्चर भी भारत की मार्केट से उठाना होगा, स्क्रीन भी भारत की मार्केट से उठाना होगा। जो भी चीज़ कर रहे हो, जितनी भी हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं वो तुम्हें सब कुछ भारत से लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम मोबाइल यहाँ बना रहे हो, सरकार से पैसे ले रहे हो, कंपोनेंट तुम अमेरिका से खरीद रहे हो, तो इससे होगा क्या? अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो यही कह रही है सरकार कि भाई हम तुमको इंक्रीमेंटल इंसेंटिव तो देंगे, मगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट से कंपोनेंट उठाए और उसकी क्षमताओं का यूज़ करे, तब हम तुमको देंगे। द सेकेंड फेज promises to take forward the government's goal to make India strategic destination। कह रहा है कि दूसरा ये जो फेज है वो इस बात का प्रॉमिस करता है कि सरकार का जो गोल है कि भारत को एक तरीके से रणनीतिक हब बनाया जाए, उसको लेकर है। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। और किसके लिए हब बनाना है? इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन का मतलब क्या हो गया? मान लो कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक की जितनी पूरी लाइन है, ठीक है, समझ रहे हो,
एक रॉ मटेरियल लेके आए, पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाया, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन, पूरी चेन को। तो कह रहा है कि सरकार का यही एक तरीके से उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, कि वो भारत को रणनीतिक हब बनाए, डेस्टिनेशन बनाए, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का। And to grow such capabilities at home in human capital and intellectual property where select countries dominate different parts। और ऐसी क्षमताओं को बढ़ाना अपने घर में, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल मतलब कि इंसानों की जो क्षमताएं हैं, जो स्किल्ड लेबर है, उसको और ज़्यादा अच्छा करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कुछ ऐसी अपनी डिज़ाइन या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना जिसमें बहुत ज़्यादा देशों को महारत हासिल ना हुई हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वेयर सेलेक्ट कंट्रीज डोमिनेट डिफरेंट पार्ट्स, मतलब एक ऐसी ऐसी डिज़ाइन या ऐसी चीज़ जहाँ में सिर्फ चुनिंदा ही देश उसके अलग अलग पार्ट में डोमिनेशन रखते हों। कहने का मतलब ये है, जैसे ये मोबाइल हो गया, ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन हो गई और उसकी मदरबोर्ड हो गई, चिप हो गई, और उसकी और भी जितनी भी सर्किट की चीज़ें हो गई, मान लो कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, तो कहीं ना कहीं सारे पार्ट तो एक ही कंपनी आज कंट्री बना नहीं रही है, तो अलग अलग पार्ट है। तो कह रहा है कि मान लो कि अगर हम चिप में महारत हासिल कर लें पूरी तरीके से, हमारी खुद की डिज़ाइन हो, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रभुत्व है वो मजबूत होगा। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्ग हेल्ड दैट दिस विल बी अ डिकेड लॉन्ग प्रोजेक्ट। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ये माना है एक तरीके से कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, एंड इट्स फॉलो थ्रू विद अ लार्जर कॉर्पस इज़ वेलकम। और उस एक तरीके से जो उन्होंने वादा किया है कि हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ेंगे और अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे, तो उस गोल को या फिर उस वादे को ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा फंड रिलीज़ किया है, ये सराहनीय है। दिस इंडस्ट्री में नॉट बिकम अ मैसिव एम्प्लॉयर। कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है, किसकी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, ये इसमें शायद बहुत ज़्यादा हमें एम्प्लॉयर ना देखने को मिले। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा एक तरीके से रोजगार बढ़ जाएगा। बट इन अ जियो पॉलिटिकल फ्रॉड इन्वायरमेंट, फ्रॉड इन्वायरमेंट मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। कह रहा है कि ऐसी जो भू राजनीतिक स्थिति चल रही है पूरी दुनिया में, ये जो इतना खतरा बना हुआ है, रिस्क बना हुआ है, द विजडम ऑफ स्पेंडिंग पब्लिक मनी इन दीज कैपेबिलिटीज इज क्लियर। कह रहा है कि ये जो एक तरीके से बुद्धिमत्ता दिखाई है, बुद्धि दिखाई है सरकार ने, कि वो इतना ज़्यादा पैसा इन सब कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, इन सब क्षमताओं के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, वो साफ है। मतलब राइटर के कहने का मतलब ये है कि इस समय इतना ज़्यादा माहौल ख़राब चल रहा है दुनिया भर में। आप देख ही रहे हो जिस तरीके से ट्रम्प बिना बात के भारत के ऊपर क्या कहते हैं, टैरिफ लगा रहा है। उसने सारी दोस्ती या जितना भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे उसको ताक में रख दिया। वही पूरे दुनिया में इस समय लड़ाई चल रही है। तो इस समय अगर सरकार ऐसी क्षमताओं के ऊपर पैसा खर्च कर रही है जिससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ेगा, मगर फिर भी हमको मजबूती मिलेगी दुनिया के स्तर पर, तो ये एक तरीके से सराहनीय है और ये साफ दिख भी रहा है कि सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। मच ऑफ द रिटर्न्स ऑन द इनिशियल चिप मेकिंग बेट रिमेन्स अननेवर। कह रहा है कि जो पहले चिप मेकिंग करी गई, जो पैसा लगाया गया, उसमें कितना रिटर्न आया है ये तो अभी नहीं पता। एज मोस्ट फैसिलिटीज़, क्योंकि ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ हैं और प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव हुए थे फर्स्ट फेज में, आर येट टू बिगेन कमर्शियल प्रोडक्ट। अभी भी एक तरीके से उनको कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट करने में अभी भी टाइम है, अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। इस वजह से कितना रिटर्न आ रहा है जो पहले इन्वेस्ट किया है सरकार ने, उसका कुछ पता नहीं है। सम टेक्नोलॉजीज रिमेन आउट ऑफ द ग्रैप्स ऑफ इवन द मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज। कह रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजीज तो ऐसी होती हैं जो बहुत से बाहर होती हैं, जो एडवांस इकोनॉमीज होती हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध देश होते हैं, उनके हाथों से भी दूर होती है, मतलब उनके पहुंच में भी नहीं होती है। डच एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन्स आर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि डच मतलब नीदरलैंड, जो नीदरलैंड की जो सबसे ज़्यादा जटिल अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी, लिथोग्राफी मतलब होता है प्रिंटिंग मशीन, जो प्रिंटिंग मशीन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। एंड ओनली जापान इज क्लोज टू क्रैकिंग द कोड। और सिर्फ जापान ही जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के। द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया डिप्लॉइंग इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स सच फ्रंटायर टेक्नोलॉजी इज हार्ड टू इमेजिन बट टेंटलाइजिंग। कह रहा है कि जो भारत का एक तरीके से भविष्य है, संभावनाएं हैं कि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इन सब फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर, इसको इमेजिन कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंटलाइजिंग है, मतलब
बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटिंग है। टेंटलाइजिंग मतलब एक्साइटिंग। कैपेबिलिटीज सच एज दीज क्रिएट हार्ड स्ट्रेटजिक लेवरेज। कह रहा है कि इस तरीके की क्षमताएं हमारे पास एक तरीके से रणनीतिक एडवांटेज हमको देती हैं। सिर्फ अपनी बात नहीं हो रही है, दुनिया भर में अगर किसी भी देश के पास इस तरीके की कैपेबिलिटी है तो उसके पास एक रणनीतिक एडवांटेज है, विच विल इन टर्न लीड टू रेजिस्टेंस टू इंडिया। इसी वजह से एक तरीके से भारत का विरोध होगा, भारत को रोका जाएगा। क्विकली अट्रैक्टिंग टैलेंट एंड डेवलपिंग दीज कैपेबिलिटीज, कि भारत कहीं अपने यहाँ टैलेंट को अट्रैक्ट करके इस तरीके की कैपेबिलिटीज को डेवलप ना कर ले। यूएसए जैसे देश, चाइना जैसे देश, पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, यूएसए और चाइना जैसे देश हो गए, ये भारत को एक तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की क्षमताएं भारत के पास ना आ जाए। अगर भारत के पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज को लेकर इस तरीके की क्षमताएं आ गई तो भारत पूरे दुनिया में एक तरीके से जो पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल कर सकता है। इसलिए ये भारत को रोक रहे हैं कि इस तरीके की ये जो टेक्नोलॉजी है भारत के पास ना आ जाए। द कॉर्पस इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। कह रहा है कि ये जो पैसा सरकार एक तरीके से दे रही है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बट एडवांस इकोनॉमीज आर प्रिपेयर टू पे। लेकिन जो एडवांस इकोनॉमीज है, मान लो यूएसए हो गया और भी वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, वो तैयार हैं भीख मांगने के लिए, उधार लेने के लिए, चुराने के लिए, विद डीपर पॉकेट। साथ ही साथ इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, टू रिटेन देयर स्पॉट इन द पैकिंग ऑर्डर, ताकि इनका जो प्रभुत्व है, जो इनका सबसे ऊंचा स्थान बना हुआ है इन सब टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटीज में, वो लगातार बना रहे। पैकिंग ऑर्डर का मतलब होता है रैंकिंग, ठीक है, मतलब ये चाहती नहीं है कि कोई दूसरा कंट्री भी इनके समांतर, इनके पैरेलल पे आकर खड़ा हो। इसीलिए जो यूएसए की स्ट्रेटजी है अब वो भारत के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में आके खड़ी हो गई है। द सेम अप्लाइज फॉर एआई। कह रहा है यही चीज़ एआई टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई होती है, विच सिट्स ऑन अ फाउंडेशन ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो एआई टेक्नोलॉजी है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके, एक तो मेमोरी के ऊपर बेस्ड है और दूसरी बात है जो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके ऊपर बेस्ड है। हुज मैन्युफैक्चर इंडिया होप्स टू अंडरटेक समडे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत एक दिन खुद करना चाहता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की। देयर आर ब्राइट स्पॉट्स इन इंडियाज टैलेंट इकोसिस्टम। कह रहा है कि भारत के टैलेंट इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्पॉट्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स हैं। विद सेमी कंडक्टर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर, साथ ही साथ जो हमारे सेमी कंडक्टर इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सॉर्ट वर्ल्ड वाइड, उनकी पूरी दुनिया भर में पूछ है। अमिड अ लूमिंग ग्लोबल टैलेंट शॉर्टेज, और उस समय जिस समय दुनिया भर में टैलेंट की शॉर्टेज पड़ रही है। लेवरेजिंग दीज talents and giving them worthwhile work and academic pursuits in highly technical field। कह रहा है कि इन टैलेंट्स का फ़ायदा उठाते समय साथ ही साथ है ये जो टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ, इनको ऐसा काम दिया जाए जिसकी कोई वैल्यू हो, जिससे कुछ लाभ हम लोग ले सकें। और ये जो एकेडमिक परस्यूट्स है हायर टेक्निकल फील्ड्स में, मतलब लोग अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाएँ, रिसर्च के लिए जाएँ, तो इसकी तो ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम बिल्डिंग के लिए। Else, otherwise, India risk repeating its decades old mistake। भारत एक तरीके से फिर से रिस्क ले रहा है अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने का। वो क्या थी? ऑफ डेवलपिंग द वेस्ट प्रीमियर टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल, कि भारत ने जो पहले अपने यहाँ से आईआईटी, आईआईएम जैसे अच्छे संस्थानों से जो टैलेंटेड लोग हैं उसको बाहर भेज दिया, एक तरीके से ब्रेन ड्रेन हो गया। वो फिर से ऐसा ही होगा कि वो यहाँ पे लोगों को तैयार करेगा और वो लोग क्या होंगे, बाहर जाकर उनकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, और वही जो टेक्नोलॉजी होगी वो पूरे दुनिया में डोमिनेट करेगी और फिर कहीं ना कहीं भारत को भी दबाव झेलना होगा। The coming decades demand that India find its rightful spot in global chip making value chains। कह रहा है कि आने वाला जो दशक है, जो समय है, वो ये डिमांड करता है कि भारत को एक राइटफुल स्पॉट, मतलब एक सही अपना स्पॉट ढूंढना होगा ग्लोबल चिप मेकिंग वैल्यू चेन्स के सिस्टम में, मतलब भारत को अपना एक महत्वपूर्ण स्थान को पाना होगा। द बैड न्यूज़ इज दैट the capacity to inflict pain is the best deterrent against supply chain shock। कह रहा है खराब न्यूज़ ये है कि अगर आपके पास ये क्षमता है कि आप दूसरों को दर्द दे सकते हैं, तभी आपके पास एक तरीके से डेटरेंट है, ये क्षमता है कि आप सप्लाई चेन शॉक से बचे रहेंगे। आज अगर यूएसए हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है 100%, 80%, 60%,
वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ है नहीं उसको रोकने के लिए, है ना। हमने इस तरीके का डेटरेंस हमारे अंदर है नहीं। मतलब अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी होती तो हम उल्टा प्रेशर मारते, हम कहते भैया यहाँ से चिप नहीं ले पाओगे, तो इनकी ये कभी भी क्या कहते हैं हमारे ऊपर टैरिफ लगा ही ना पाते। द गुड न्यूज इज दैट, कह रहा है कि अच्छी न्यूज ये है दैट द हार्ड वर्क ऑफ अवॉइडिंग सप्लाई चेन शॉक्स थ्रू ग्लोबल कंपटीशन, कि ये जो अगर हम हार्ड वर्क करते हैं कि ये सप्लाई चेन जो शॉक्स हैं, जो बाधाएं हैं, वो ना पड़ पाए। सप्लाई चेन शॉक्स क्या कि अभी हमारे पास तेल नहीं आ पा रहा है, तो अब उसको तेल की तरफ मत जोड़ के देखना। ये हो गया, मान लो यहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर ना आ पा रहा हो, हमारे पास चिप ना आ पा रही हो, तो कह रहा है कि अगर सप्लाई चेन शॉक्स में कुछ बाधाएं आती भी हैं और हम मेहनत करके ऐसी टेक्नोलॉजी कर लें कि ताकि हम इस सप्लाई चेन को अवॉइड कर सकें, जो शॉक्स को ग्लोबल कंपटीशन के जरिए इन इंपॉर्टेंट एरियाज में, इन की एरियाज में, तो उससे क्या होगा कि कुड डिलीवर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक बूम। तो हमारे यहाँ एक ऐसी आर्थिक स्थिति में जोर आएगा, हमारी इकोनॉमिक जो स्थिति है उसमें इतना ज़्यादा बूम आएगा जो कि सिमिलर होगा एशियन टाइगर्स की तरीके से जो कि वो आज हैं। एशियन टाइगर्स ऐसे डेवलप्ड देश हैं जैसे साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, कि इतने ज़्यादा ये डेवलप्ड नेशन है। कह रहा है कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हम इनकी बराबरी भी कर लेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार द कोलोसल मतलब बहुत ह्यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इन डोमेस्टिक चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज में आर इंटेंडेड टू सिक्योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। ऑथर के अनुसार ये है कि इतना ज़्यादा इसलिए क्या कहते हैं हम लोग के यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं उसको सिक्योर किया जा सके। येट दे कैरी द अंडरलाइन रिस्क ऑफ इनएडवर्डेंटली गारंटिंग द ग्रोथ ऑफ, फिर भी इसमें एक रिस्क क्या है कि ना चाहते हुए भी हम किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन्स इन द एशियन टाइगर्स नहीं, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम इन द ईस्टर्न ब्लॉक, देखो ये सब ईस्टर्न ब्लॉक तो कहीं पढ़ा ही नहीं हम लोग ने, नहीं। फ्रंटायर लिथोग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन जापान, जापान से क्या मतलब है। प्रीमियर टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल इन द वेस्ट, हाँ, प्रीमियर टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल इन द वेस्ट का मतलब ये है कि हम ऐसे एडवांस लोगों को तैयार कर देंगे जो वेस्ट की इकोनॉमी के काम आएंगे, है ना। इस रिस्क ये है कि अगर हम उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए, अच्छे पैसे नहीं दे पाए, या फिर अच्छा उनको कैरियर नहीं दे पाए, तो वो क्या होगा, वो देश छोड़ के चले जाएंगे और फिर वेस्ट के काम आ जाएंगे। तो ये तो खतरा है ही। तो कोई बात नहीं, फोर्थ हमारा आंसर है। Which of the following is closest in meaning to the statement the capacity to inflict pain is the best deterrent against supply chain shocks? क्या मतलब है इसका कि आपके पास अगर क्षमता है दूसरों को दर्द देने की तो आपको लोग परेशान करना बंद कर देंगे, ये मीनिंग आ रहा है। तो क्या हो सकता है, एक्टिवली पेनलाइजिंग फॉरेन नेशन दैट अटेम्प्ट टू पोच लोकल इंजीनियरिंग टैलेंट, जो हमारे इंजीनियरिंग टैलेंट को ले जाने की बात सोच रहे हैं उनको पेनलाइज करना, नहीं। होल्डिंग क्रिटिकल कॉम्पिटिटिव लेवरेज मतलब एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज को होल्ड करके रखना अपने पास, दैट कैन ऑफसेट वल्नरेबिलिटीज कॉज्ड बाय ग्लोबल डिसरप्शन, जो हमारी कमजोरियां हैं उनको ऑफसेट कर सकता है। मतलब कि अगर हम ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये जो एडवांटेज इसको पास अपने रखेंगे या फिर हमारे पास होगा तो हमारी कमजोरियों को भी कोई गलत फायदा उसका नहीं उठा पाएगा। तो बिल्कुल सही है। According to the author, which of the following is not among the strategies, features और outcomes associated with the execution of the Indian semiconductor mission? कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड नहीं है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ। रीस्ट्रक्चरिंग द कैपिटल सब्सिडी फ्रेमवर्क टू लोअर द गवर्नमेंट परसेंटेज शेयर रिलेटेड टू द इनिशियल फेज, ये तो है कि सरकार ने इस बार थोड़ा सा अपना जो सब्सिडी का जो सिस्टम है वो बदला है और उसको अपना जो सब्सिडी जो दे रहा है उसको भी कम किया है, तो ये तो रिलेटेड है। Dispersing manufacturing linked financial incentive at per unit metric once commercial sales are finalized, ये भी है। Offering extra incentive booster for manufacturing project that utilize important frontier lithography tools, नहीं। यहाँ पे ये था कि सरकार उनको बूस्टर इंसेंटिव देगी, रिवॉर्ड देगी जो कि डोमेस्टिक मैं एक तरीके से जो कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे और कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन पर्पज ऑफ द ऑथर, मेन पर्पज क्या है ऑथर का, टू एडवोकेट फॉर रैपिड हाई रिस्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू फ्रंटायर लिथोग्राफी मशीनरी। हम लिथोग्राफी मशीनरी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे भाई, अब जब क्या कहते हैं, तो डच की एक एग्जाम्पल दिया गया था
कि किस तरीके से वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। टू क्रिटिक द स्टेट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, उनकी जो स्टेट का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, पूरा सिस्टम है, उसकी आलोचना करने के लिए कि क्योंकि ये इतना ज़्यादा सब्सिडी देते हैं प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक वेंचर्स में, नहीं। टू वैलिडेट द एक्सपेंडेड पब्लिक फंडिंग फॉर लोकल चिप मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से वो इस बात को सही ठहरा रहा है कि जो एक्सपेंडेड पब्लिक फंडिंग है, मतलब जो फंडिंग को बढ़ाया जा रहा है लोकल चिप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म डिफेंसिव शील्ड अगेंस्ट ग्लोबल शॉक, और अगर आगे चल के किसी तरीके का शॉक आता है तो वो एक डिफेंसिव शील्ड की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही है। Which of the following best captures the meaning of beg, borrow and steal as it is used by the author? ये इसलिए यूज़ किया गया था कि जो बड़ी बड़ी इकनॉमीज़ हैं वो ये सारे हथकंडे अपनाएंगी, वो भीख भी मांगेंगी, बोरो भी करेंगी, चुराएंगी भी, ताकि वो हमेशा टॉप पे रह सकें उस कैपेबिलिटीज़ में, है ना। तो डेस्परेट ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज डिप्लॉयड बाय डेवलपिंग इकनॉमीज़ द्वारा नहीं था, ये एडवांस इकनॉमीज़ द्वारा था। द प्रोटेक्शनिस्ट लीगल फ्रेमवर्क, ये कोई लीगल फ्रेम या कानूनी सिस्टम नहीं था। द क्लैंडस्टाइन कॉर्पोरेट एस्पोनेज नेटवर्क, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, एस्पोनेज का मतलब होता है एक तरीके से जासूसी करने वाला नेटवर्क, तो ये नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है। द एग्रेसिव मैन्यूवर्स एडवांस इकोनॉमीज विल एम्प्लॉय टू मेंटेन देयर डोमिनेंस इन द टेक्नोलॉजी हायरार्की, मतलब एक तरीके से एग्रेसिव स्टेप्स एडवांस इकोनॉमीज द्वारा उठाया जाएगा ताकि उनकी जो डोमिनेंस है इस फील्ड के ऊपर वो लगातार बनी रहे। तो फोर्थ हमारा आंसर होगा। तो ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो एक बार पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। द डिस्टिंक्ट सेंट ऑफन एसोसिएटेड विद एजिंग, कह रहा है कि एक अजीब टाइप की एक सेंट होती है, मतलब एक हल्की सी सुगंध होती है जो कि रिलेटेड होती है उम्र से, एजिंग से। इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाय अ कंपाउंड, वो एक कंपाउंड से होती है, इसका नाम है 2-नॉनेनल कह सकते हैं। अराउंड 40 ईयर्स, कह रहा है कि ये 40 साल के आसपास होती है। आर बॉडीज नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस स्टार्ट टू वीकन, जब हमारी बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस होते हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। अलाउइंग सर्टेन फैट्स ऑन द स्किन टू ब्रेक डाउन, जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन में कुछ फैट्स होते हैं जो टूटने लगते हैं, मतलब एक तरीके से डिजॉल्व होने लगते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि व्हेन ओमेगा 7 unsaturated fatty acid like palmitoleic acid dash exposed to oxygen, कह रहा है कि जब ओमेगा 7 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि पैल्मेटोलोइक एसिड ऑक्सीजन की एक तरीके से टच में आते हैं या उससे रिएक्ट करते हैं, दे ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस 2-नॉनेनॉल, तो ये जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन को मिल जाती है, तो ये 2-नॉनेनॉल करके कंपाउंड एक बनाते हैं। The typical body odor caused by sweat and bacteria can easily be washed away, कह रहा है कि अगर जो पसीने की ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, या बैक्टीरिया से जो स्मेल आ रही होती है बॉडी से, वो आसानी से तो उसको हम धुल सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। बट नॉनेनल इज एन अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड रिपल्स वाटर, लेकिन ये जो 2-नॉनेनल है ना, ये एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है जो कि पानी को एक तरीके से दूर फेंकता है, मतलब रिपल करता है उसको। So standard soaps and water often can't remove it, तो जो सोप है या साबुन हम या पानी यूज़ करते हैं वो उसको हटा नहीं पाते। Allowing the scent to persist even in individuals with excellent hygiene, तो इसकी वजह से जो लोग बहुत साफ सुथरे तरीके से भी रहते हैं उनके पास से भी इसकी स्मेल आती रहती है। इन जापान में प्रोडक्ट्स कंटेनिंग परसिमन एक्सट्रैक्ट विच इन टर्न कंटेन टैनिन्स, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है परसिमन एक्सट्रैक्ट जिसमें टैनिन्स होता है, आर नोन टू बी केमिकली इफेक्टिव, ये काफ़ी ज़्यादा केमिकली इफेक्टिव होते हैं एट न्यूट्रलाइज करने में। क्या चीज़, ये जो 2-नॉनेनॉल की स्मेल है उसको न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सेकेंड, दूसरी बात ये है, सिंस द सेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ऑक्साइडेशन, कि ये जो सेंट है ये ऑक्साइडेशन का रिजल्ट होता है। अ डाइट डैश एंटीऑक्सीडेंट सच एज berries, green tea and leafy greens can help mitigate oxidative stress on the skin, तो कह रहा है कि अगर जो डाइट होगी वो रिच होगी किसमें, एंटीऑक्सीडेंट में, जैसे कि बेरीज हो गया, ग्रीन टी हो गया, लीफी ग्रीन्स हो गया, तो ये जो स्ट्रेस पड़ रहा है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस पड़ रहा है स्किन के ऊपर, उसको शांत रखने में मदद करेगा।
स्टेइंग वेल हाइड्रेटेड ऑल्सो हेल्प फ्लश टॉक्सिन आउट। कह रहा है कि अगर हम हाइड्रेटेड रहते हैं, पानी यानी ठीक से पीते हैं, तो हमारे अंदर का जो टॉक्सिन है, जहर है, वो फ्लश आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। टू नॉनॉल ऑल्सो डैश टू फैब्रिक्स particularly cotton, so washing clothes and bed lines frequently if possible using odor neutralizing additive like baking soda can keep the scent from building up in the environment। कह रहा है कि अगर टू नॉनॉल जो कि फैब्रिक से एक तरीके से जुड़ जाता है कई बार, खासकर कॉटन से, तो अगर हम लगातार अपनी क्लोथ्स को या बेड लाइनेंस को धुलते रहते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्डर है उससे छुटकारा पाने में भी आसानी होगी। और साथ ही साथ अगर हम उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो जो सेंट है वो पूरी तरीके से जा सकती है। ठीक है। मिटिगेट का क्या करना है? मिटिगेट का हमको एक तरीके से सिनोनिम बताना है। ठीक है। एग्रीवेट करना, और ज़्यादा किसी चीज़ को ख़राब करना नहीं। एलिविएट करना, किसी को शांत करना। ठीक है। इंटेंसीफाई नहीं, जनरेट नहीं। तो हमारा सेकंड आंसर होगा। रिपल का क्या बताना है? एंटोनिम। रिपल का एंटोनिम क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल सही है। डिफ्लेक्ट नहीं, ये तो सिनोनिम हो गया। रेजिस्ट, रोकना नहीं, नहीं रेजिस्ट भी नहीं होगा। डिसमिसेस नहीं, तो वन जो है वो हमारा आंसर होगा। फॉर इंस्टेंस व्हेन ओमेगा 7 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक पैल्मेटोलॉइक एसिड डैश एक्सपोज टू ऑक्सीजन, कौन सी यहाँ पे वर्ब आएगी? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? फैटी एसिड्स है, तो उसके लिए हम क्या लेके आएंगे भाई? वॉज, बीइंग, इज आएगा नहीं, आर आएगा, तो आर आंसर है। टू नॉनल ऑल्सो डैश टू फैब्रिक, ये क्या होते हैं? फैब्रिक से जुड़ जाते हैं, मतलब कोई कपड़ा है मान लो, तो उसके मॉलिक्यूल जाके चिपक जाते हैं उसमें, तो ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट लिए कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्लिंग होगा नहीं, क्लिंगिंग होगा नहीं। थर्ड है, आसान है आज का। तो अ डाइट डैश इन एंटीऑक्सीडेंट, कैसी डाइट होनी चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो? जैसे बेरीज हो गया, ग्रीन टी हो गया, लीफ ग्रीन हो गया, तो इनको हमको लेना चाहिए। इससे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है स्किन के ऊपर, उसको शांत रखने में मदद मिलती है। अ रिच इन होना चाहिए, जब कोई चीज़ रिच होती है किसी चीज़ में, चाहे वो विटामिन हो या फिर एंटीऑक्सीडेंट हो या और भी कुछ चीज़ें हो, तो वहाँ जब हम रिच का यूज़ करते हैं तो उसके साथ इन आता है, एट, ऑफ, विद नहीं आता, तो रिच इन होना चाहिए। ठीक है। तो ये पहला नंबर है। ठीक है, ट्राई करो एक बार। सी होगा पहला सेंटेंस। डी ए, सॉरी डी बी। More than 60 rounds were fired in a brief but intense exchange, roughly one bullet every 2 seconds, as Gurugram police and alleged shooters faced off outside a businessman house। 60 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक्सचेंज चल रहा था, लगातार फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से। एक बुलेट हर 2 सेकेंड में फायर हो रही थी। ठीक है। कहाँ पे? गुरुग्राम पुलिस और शूटर्स थे उनके बीच में, बिजनेसमैन के हाउस के बाहर। कोई मतलब है इसका? नहीं, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्यों शूटिंग हो रही है, क्या है, कहाँ पे हो रही है। डी को देखें। जस्ट मिनट्स फ्रॉम द ग्लिची महरूली गुड़गांव रोड, कुछ ही मिनटों में, मतलब जो महरूली गुड़गांव रोड था उससे थोड़ा सा दूर कहीं पे। नोन फॉर इट्स प्रीमियम होटल, जो जगह अपने प्रीमियम होटल्स के लिए जानी जाती है, लग्जरी शोरूम्स के लिए जानी जाती है। अ क्वाइट इनक्लेव ऑफ बेंगलौर वॉज जॉल्टेड बाई गन फायर, मतलब वहाँ का जो एरिया था एकदम पूरा हिल गया गन फायर से। ठीक है। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग लग रही है ना, कि स्टार्ट कर सकते हैं इससे, कि मतलब इतनी इतनी जगह में बताया है उसने कि कहाँ कहाँ पे फायरिंग हो रही है। सी को देखो। फॉर नियरली 2 minutes ऑन द नाइट ऑफ जुलाई 9, ब्लॉक ए ऑफ सुशांत लोक फेज 1 इन हरियाणा गुरुग्राम साउंडेड लाइक अ वॉर जोन। यही होगा पहला। क्यों? ये क्यों होगा? डी क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई है थोड़ी सी एक तरीके से स्टोरी लाइन वाली हुई है ना, कि फॉर नियरली 2 मिनट, 2 मिनट तक, रात के 9 जुलाई को रात को ब्लॉक ए में सुशांत गुल फेज 1 हरियाणा गुरुग्राम में एक वॉर जोन की तरह हो गया, है ना। जैसे नहीं किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हुए, तो यहाँ पर भी ये बताते हुए कि कहाँ फायरिंग हो रही है। उसके बाद हम डी में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे फायरिंग हो रही थी। यहाँ से तो उसने एग्जैक्ट बताया कि कब कहाँ पे फायरिंग हो रही थी और वॉर जोन में चीज़ें बदल गई थी। फिर उसने बताया कि यहाँ पे कहाँ पे पूरी तरीके से उसका एड्रेस दिया, एक्सपैंड किया उसको। तो सी डी के साथ जा सकते हैं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फर्स्ट हमारा आंसर है। उसके बाद मोर देन 60 राउंड्स वर फायर्ड, ये बता चुका हूँ। और जो टारगेट था वो कौन था? बिजनेसमैन था जिसका नाम था विशाल बेरी, हु हैड रिपोर्टेडली रिसीव्ड एक्सटॉर्शन कॉल। तो सी डी बी ए। ठीक है। तो वन हमारा आंसर है।
तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।